नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और 4 तारीख को जो नॉमिनेशन है उनको वापस लेने की आखिरी तारीख है। लेकिन लग ये रहा है कि एनडीए में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो बागी हैं उन्होंने अपना सर बुलंद किया हुआ है और लगातार वो चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालत ये है कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लगातार अलग-अलग जगहों पर मीटिंग्स हो रही है। कहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में होती है मीटिंग, तो कहीं कहीं पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तक भी साथ आ जाते हैं। लेकिन हालत ये है कि बागियों को घर पे बुलाकर उनको समझाया जा रहा है, उनको अलग-अलग तरह की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बागी हैं उनमें सबसे लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा नहीं है कि बागी महाविकास अघाड़ी में नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए और अगर सिर्फ महायुति में भी कंपेयर किया जाए तो सबसे लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अमित शाह ने कहा था कि बागियों को सबसे पहले मनाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हरियाणा रिपीट हो, क्योंकि हरियाणा में जितने बड़े पैमाने पर रिजिग्नेशन हुए थे, जितने बड़े पैमाने पर बागियों ने नॉमिनेशंस दाखिल किए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था, अमित शाह नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी हो। इसीलिए उन्होंने तमाम घोड़े अपने खोल दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ताजा मामला जो है वो राज ठाकरे के बेटे का है। राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे, जो माहिम दादर से चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। आपको पता ही है कि राज ठाकरे लगातार बीजेपी का साथ देते रहे हैं और ऐसे में जो माहिम से जिनको टिकट मिलने की जिनको आशंका थी, मतलब जिनका नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किया है, अब उनको मनाने की कोशिश ये है कि वहां से वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें और एकनाथ शिंदे के जो एमएलए हैं वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें और उसकी जगह अमित ठाकरे अपना नॉमिनेशन दाखिल करें। और इसको लेकर बाकायदा तौर पर मीटिंग्स हुई, लेकिन उसमें जो एमएलए हैं उन्होंने बात मानने से मना कर दिया और अब हालत यह है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ना खड़े होकर, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अमित ठाकरे माहिम से चुनाव लड़े, उनको वहां से टिकट मिले और नॉमिनेशन वो अपना जो है वो वापस ले, जो शिंदे के एमएलए हैं, और वहां से उनका वो जो उनका नॉमिनेशन है वो वहां से हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको लेकर तमाम चीजें यहाँ पर अब उलझती हुई नजर आ रही हैं और इस सब के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि अपनी तरफ से उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो नहीं देख रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं लगातार आपको ये भी पता है कि संजय राउत इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन के वोट हैं वहां पर लगभग 10,000 लोगों के जो नाम है वो काट दिए गए हैं और 10 से 20,000 बोगस नाम जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। और इस सब के बीच जो डीजीपी हैं उनको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है। रश्मि शुक्ला, संजय राउत का सीधे तौर पर ये कहना है कि वो अगर डीजीपी रहती हैं तो हमारा ये मानना है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस के लिए काम करती रही हैं। उन्होंने हमारे फोन जो है वो लगातार टैप किए, 2019 में भी टैप किया और सारी जानकारी देवेंद्र फडणवीस को दी। और हमने चुनाव आयोग को लिखा, कांग्रेस ने भी लिखा, नाना पटोले ने लिखा चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, कह दिया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि जब झारखंड में ऐसा किया जाता है तो वहां से फौरन डीजीपी को हटा दिया जाता है। अब इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी तमाम तरह के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। वो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो तमाम चीजें वो हो रही हैं और राहुल गांधी भी लगातार अलग अलग तबके से संवाद अपना कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या फिर वो रिजल्ट आएंगे जो लोग चाहते हैं, जो जो जनादेश है, क्या हम वो देख पाएंगे? क्योंकि हरियाणा में आए रिजल्ट के बाद लोगों के जहन में ये डाउट एक बार फिर से घर कर गया है और उनको ये लगता है कि जब तक
ईवीएम मैनेज होती रहेगी जब तक जो बैटरी की समस्या है, या फिर जिस तरह से डीजीपी को लेकर इल्जाम लगाए हैं संजय राउत ने, इस तरह की तमाम चीजें होती रहेंगी तो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएगा। और अगर फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, तो फिर क्या चुनाव के नतीजे मन मुताबिक होंगे जो जनता चाहती है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, जो जनता चाहती है क्या उसके मुताबिक हो पाएंगे? ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि चंद दिन ही बचे हैं महाराष्ट्र की वोटिंग में। 20 तारीख को वोटिंग होगी एक ही चरण में, और 23 को नतीजे आने हैं। और ऐसे में महाविकास आघाड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। तमाम तरह से आप ये देखिए कि कैसे जो जिताऊ कैंडिडेट हो उसको ही टिकट दिया जाए, इसको लेकर पूरी माथापच्ची उनकी तरफ से की गई लास्ट तक, और आखिरकार वो ये सब करने में कामयाब रहे। ये चीजें एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का रवैया, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से शिकायत की चिट्ठी लिखी जाए और उसका जो जवाब आए उसमें जवाब ऐसा लगे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लिखकर दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जम्मू आनंद जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जाना माना चेहरा है। जम्मू जी, आपका स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। मेरे साथ गिरीश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाना माना चेहरा है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। गिरीश जी, आपका भी स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। गिरीश जी, शुरुआत में अगर आपसे करना चाहूं कि एक तरफ तो आपने सीट का बंटवारा किस तरह से किया, आपने बागियों को कैसे शांत किया, वो तमाम चीजें हैं, आप क्या मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, मौजूदा सरकार से नाराजगी है, उस सबको आप किस तरह से एनकैश कर पाते हैं, लुभा पाते हैं, वो तमाम चीजें हैं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का रवैया है, और जिस तरह से संजय राउत ने डीजीपी को लेकर सवाल उठाए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि जो सरकार होती है वो कहीं ना कहीं इस तरह से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करती है, और बीजेपी इसमें मास्टर है। तो इन सब के बीच महाराष्ट्र जब चुनाव में जा रहा है तो आप इसको कैसे देखते हैं, और इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? बसवा जी, पहले तो आप देख लीजिए, जैसे डेट डिसाइड की गई है वहीं से आपको उनकी बायस नजर आएगी। आपने हरियाणा और इनके साथ इलेक्शन नहीं करवाया क्योंकि आपको बाकी सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए वक्त चाहिए था। तो कहां पर अभी उसके बीच में आप कहीं पैसे पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे मेंबर्स लगा रहे हैं, फिर क्योंकि इनका जो पूरा गेम होता है ये थोड़ा पॉलिटिकल गिमिक्स भी होता है। इनको कहां पर कितने इंडिपेंडेंट खड़े करने, कितने पे उनको उनके साथ सौदा करना है, तो ये अरेंजमेंट चलने के लिए इन्होंने टाइम मांगा था। तो वहां से ऑपोजिशन इस बात पे तो अलर्ट था कि कुछ ना कुछ मिसचिफ करेंगे, लेकिन मिसचिफ करेंगे पॉलिटिकली तो शायद वो उनसे झगड़ा, उनसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करते हैं तो वहां पे ये ऑपोजिशन की लाचारी हो जाती है, जो हमने हरियाणा में देखा, गुजरात में भी हमने तो कई सालों से देखा है कि ये बिल्कुल अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज करने में कोई कोताही नहीं बरतते। लेकिन इनका जो बिहेवियर आप बता रहे हैं, मैं आपको 2019 का एक केस याद करा दूं, शायद हम लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। एक स्टेट, कर्नाटक के स्टेट कैडर के ऑफिसर थे मोहम्मद मोहसिन, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए मोदी जी का लगेज कॉन्वॉय चेक किया था। ही वॉज इमीडिएटली सस्पेंडेड। बाद में अल्लाह गुला हुआ, उनको वापस ले लिया गया, लेकिन मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर कि भाई हम लोगों से आपने पंगा नहीं लेना है। वही केस आप देखिए 2023 में, जब लगा कि कर्नाटक में गवर्नमेंट नहीं आ रही है और डीके शिव कुमार ने पब्लिकली बोल दिया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो 24 घंटे में वहां के जो डीजीपी हैं प्रवीण सूद, ये जेल जाएंगे। तो आप समझिए कि उसने किस हद तक मैनिपुलेशन किया होगा कि एक जो ऑन वेटिंग में जो सीएम है, ही ऑलरेडी वार्नड हिम बिफोर बिकमिंग अ सीएम। तो वो जैसे हुआ तो देखिए ये प्रोटेक्ट करते हैं उनको। बिल्कुल रात को संडे था उस दिन, और ही वॉज पोस्टेड एज सीबीआई डायरेक्टर इन दिल्ली, वहां से उठाना जरूरी था, नहीं तो सुबह तक शायद डीके शिव कुमार उनको जेल में डाल देता। तो ये तो हम देख रहे हैं। तो ऑपोजिशन का यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि उनको सिर्फ पॉलिटिकली नहीं लड़ना है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली लड़ना है, झूठ बोलने वालों से लड़ना है, मैनिपुलेटर से लड़ना है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो इनकी फौज में इनको फायदा करा सकते हैं वो कैसे पोस्टेड हो जाए। और ये पहले से ही कर रहे हैं, तो हर वक्त ये इलेक्शन में गैप रखने का ये इसीलिए बंदोबस्त करते हैं। तो आप देखिए, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा मैटर डिफरेंस है कि वहां पे स्टेट कैडर के जो आदमी हैं, और वहां पर जैसे दूसरे स्टेट में ये होता है कि 80% लोकल एम्प्लॉइज होते हैं, महाराष्ट्र हैज गॉट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर
किसी वक्त में बॉम्बे सीआईडी में ज्यादातर यूपी के ही आदमी होते थे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग होता था, उनका बिहेवियर अलग होता था। तो ये जो एमालगमेशन था वो आज भी उधर ही चल रहा है महाराष्ट्र में। तो ये कुछ भी एडजस्ट कर लें, लेकिन उतना इजी नहीं होगा केक वॉक जितना इनको दिल्ली में या इनको कर्नाटक में अपना हरियाणा में देखने मिला है। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो वहां पर यही है कि इन्होंने कैसी इंप्रेशन कम करनी वो नहीं कर पाए। आज भी शिंदे को और अजीत पवार को वहां पे महाराष्ट्र अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले गद्दार माने जाते हैं। अब एक ही एडवांटेज जो है कि वो जो लाडली बहना वाला जो इन्होंने कार्ड खेला है, दैट इज स्केप्टिकल। अब वो कितना उनको बेनिफिट करेगा, क्योंकि बिल्कुल ही गरीब और पिछले तबके को इन्होंने 1500 रुपये से लेकर 7,500 रुपए दिए, और यही इनका है। अगर इलेक्शन कमीशन बायस नहीं होता तो शायद ये इनके रुपये रोक लेता। दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू ब्राइबरी। लेकिन अब लाचारी है, हमको इसी बात में लड़ना है। लेकिन जैसे होप नहीं था, जैसे ये 303 की बात कर रहे थे, 404 की बात कर रहे थे, लेकिन पब्लिक ने अपना जब मन बना लिया होता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ये अपनी बुराइयां नहीं बताते हैं। अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीतता है, वहीं से आप आदमियों का माइंडसेट देख लो। और मैनिपुलेशन कर भी पाएंगे तो, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ही वास्ट एरिया है, वो छोटी जगह बड़ी जगह में कर पाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इनकी कोई भी चालें वहां शुरू होंगी। ये थोड़ा प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं ऑफिसर्स पे। अभी आप देखिए कि इलेक्शन के अगले दिन जैसे हरियाणा में उन्होंने बोल दिया था अभी हमारी सरकार आ रही है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये थोड़ा ऑफिसरों पे प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी होता है। लेकिन लेट अस सी, ये इनका शायद कीमिया जैसे कलकत्ता में नहीं चला था। इन्होंने बड़े धड़ल्ले से बोल दिया था 2 मई दीदी गई, दीदी नहीं गई। तो ये होता है कि एवरीवेयर हर एक ही कार्ड नहीं काम आता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि वहां पे इनको शरद पवार से भी निपटना है, उद्धव ठाकरे जी से भी निपटना है। दे आर ऑल्सो स्टालवर्ड्स और उनका भी पब्लिक होल्डिंग है। जी जी बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण बात है कि और वहां पर हम उद्धव ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की या शरद पवार की बात करें, उनका वहां पर काडर बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता उनका बहुत मजबूत है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है और हमेशा वो कार्यकर्ताओं को ये कहती है कि जिसका बूथ मजबूत होगा वही चुनाव जीत पाएगा, और यही उसका मंत्र भी रहा है हमेशा से, और इस पर वो सबसे ज्यादा काम करती हुई नजर आती है। लेकिन ये चीजें क्या जम्मू आनंद जी महाराष्ट्र में क्या बिल्कुल अलग हैं? क्योंकि हरियाणा में 20 सीटों को लेकर कांग्रेस शिकायत करती है, जवाब जो आता है उसमें वही बातें होती हैं। आप लंबे चौड़े जवाब चुनाव आयोग से दिए जाते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है वो यही होता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो दरअसल बुलशिट है, एक तरह से उसका कोई मतलब नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये कहा जाता है। यानी कि विपक्ष चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जब भी कोई सवाल खड़े करते हैं, उसका जवाब जो होता है वो आप देखिए कि जवाब क्या होता है। वो ऐसा लगता है कि किसी बीजेपी ऑफिस बेयरर की तरफ से लिखकर उनको गया हो। अब संजय राउत डीजीपी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनकी फोन टैपिंग तक हुई है। उनका ये भी इल्जाम है महाविकास अघाड़ी का कि 10,000 जो है वोट्स हटाकर और 10 से 20,000 बोगस वोट उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़ाए जा रहे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन का वोट है। इसको कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और क्या बीजेपी ये खेल जो इल्जाम लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या वो खेल महाराष्ट्र और झारखंड में कर पाएगी? नमस्कार बुशरा जी। सवाल यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव खास करके महायुति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है, इसलिए वो हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और खास करके महायुति में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के लिए तो ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है, और इसीलिए बीजेपी अलग अलग स्तर पे काम कर रही है। अब देखना होगा कि क्या उनकी वो सारी स्ट्रेटजी सफल होती या नहीं होती है। लेकिन एक एक मुद्दे को हम जरा देखें। नंबर 1 के सबसे पहले बीजेपी ने इस बात की कोशिश की कि खास करके मुंबई, क्योंकि मुंबई में बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा के बहुत सारे सीटें हैं, और उद्धव ठाकरे कांग्रेस इनका प्रेजेंस अच्छा है, तो बीजेपी चाहती है यहाँ डेंट कैसे लगाया जा सके। और हम सब जानते हैं कि होम मिनिस्टर इज डिप्टी मिनिस्टर सीएम फडणवीस। तो जब ट्रांसफर्स हुए तो 21 मतलब एक ही शहर के
21 पुलिस इंस्पेक्टर्स, पीआईज, मतलब एक पुलिस स्टेशन के प्रमुख, उन्होंने मैट में चैलेंज किया, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वहां चैलेंज किया और बहुत सारे दुहाएं दी कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं या हमारी तबीयत का सवाल है वगैरह वगैरह। और खास ही बात ये थी कि उनके न जाने के समर्थन में वर्तमान डीजीपी भी एक एप्लीकेशन लगाई थी मैट पे कि इनका जो कहना है वो सही है और इनको बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन मैट ने उनको रिलीफ दिया और फैमिली प्रॉब्लम्स के आधार पर उनको रिलीफ दिया। लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने मैट को जरा बत्ती भी लगाई और उसने नल एंड वॉइड किया, ने कैंसिल किया और कहा कि पहले आप जाइए जहां ट्रांसफर आपकी हुई है वहां जाके ज्वाइन करिए। तो मतलब पहली लड़ाई थोड़े छोटे प्रमाण पे क्यों ना सही, फडणवीस या बीजेपी उसको मैनेज नहीं कर पाई, नंबर एक। नंबर दो, ये एक बड़ा मसला है कि डीजीपी रश्मि शुक्ला, देखिए रश्मि शुक्ला वैसे रिटायर्ड हो गई है, लेकिन वो एक्सटेंशन उनको दिया गया है कुछ महीनों के लिए, चुनाव तक। इनके खिलाफ सिर्फ संजय राउत ने ही शिकायत नहीं की। याद होगा जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, नाना पटोले जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये स्पीकर हुआ करते थे विधानसभा के, उन्होंने भी कंप्लेंट की हुई है कि रश्मि शुक्ला ये उनका भी फोन टैप कर रही थी और भी कुछ लोगों कर रहे थी। मतलब एक संगीन आरोप जिस अधिकारी पे लगते हो, रिटायरमेंट के बावजूद उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। और अब जब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई जो एक ही पद पे है वगैरह वगैरह लोगों को ट्रांसफर करिए, तो महाराष्ट्र सरकार रश्मि शुक्ला पे हाथ नहीं लगाती। यहां दिक्कत यह है कि इतनी सारी कंप्लेंट्स होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन साइलेंट क्यों है। अब इलेक्शन कमीशन तो 2014 के बाद मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मात्र रह गया है, अब वो कोई न्यूट्रल कोई इंस्टीट्यूशन है ऐसा कुछ रह नहीं गया। अब वो एक्सटेंशन के रूप में काम कर रही है, या बीजेपी और मोदी अमित शाह का एक्सटेंशन के रूप में काम कर रही है। अब इसलिए उससे कुछ उम्मीद की अपेक्षा नहीं है। लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुई मुंबई हाई कोर्ट में, ये एक स्लैप ऑन द फेस ऑफ रश्मि शुक्ला एज वेल एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब दूसरा जो स्ट्रेटेजी खास करके महायुति में बीजेपी अकेले कर रही है, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा हो जाए कि बाद में, क्योंकि ये झगड़ा वहां आने वाला है कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना को तोड़े तो मुख्यमंत्री बनने गए, और अब जो है बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने शिव सैनिक आफ्टर इलेक्शन तैयार होंगे। इसलिए बीजेपी ये चाह रही है कि उसका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा हो जाए कि जिससे शिंदे की जो न्यूसेंस वैल्यू है पोस्ट इलेक्शंस वो मिनिमल हो जाए, जिससे कि फिर वो कुछ इंडिपेंडेंट और अजित पवार के मदद से कुछ कर ले। इसीलिए महायुति के अंदर मनसे के साथ बातचीत करे या ना करे, इस पर कोई बातचीत नहीं है। महायुति के में मनसे है भी नहीं, लेकिन बीजेपी एक अपने स्तर पर एक चैनल खोली हुई है कि जहां से मनसे जो है उसको समर्थन जहां दिया जा सकता दे। और पोस्ट इलेक्शन वैसे भी मनसे अभी लोकसभा में भूमिका अलग थी, विधानसभा में अलग है। विधानसभा में आपने देखा होगा कल किसी कमर्शियल चैनल ने राज ठाकरे के साथ, आई थिंक इट इज एबीपी ने इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी,
तो कह दिया बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब सो कॉन्फिडेंटली ही वाज एडवोकेटिंग अबाउट बीजेपी। अब क्यों कर रहे थे भैया आप इसलिए कर रहे थे कि आपके लड़के को बीजेपी ने महायुति के अंदर शिवसेना शिंदे को टिकट गई हुई है, इसके बावजूद आपके लड़के के लिए बीजेपी ने एक तरफा यूनिलैटरली सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। और आप चाहते हैं कि आपका लड़का जो है वो, हम जानते हैं वो किस तरीके से मुंबई ठाणा एक्सप्रेस या हाईवे पे टोल नाका को कैसे तोड़ा गया था उनकी गैंग ने। तो अब वो चाहते हैं कि बेटा जरा आ जाए विधानसभा पे तो हमारी राजनीति और चल सके। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि बीजेपी ने एक और चैनल अपने स्तर पे खोला है, और वो है कि मनसे के साथ वो एक प्रकार से रिलेशनशिप कर रही है। पोस्ट इलेक्शन वो मनसे अपने साथ रखना चाहती है। मनसे कितनी सीटें जीतेगी कह नहीं सकते, पिछले इसमें एक ही थे, आज इस बार भी एक हो सकते हैं, अब बीजेपी ने समर्थन कर दिया तो 2 हो सकते हैं। बट ऑल सेड एंड डन बीजेपी ये एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। तीसरा ये है कि आज की हालात में करीब 30 से 35 सीटों पर महायुति में अनबन चल रही है, क्योंकि 4 तारीख जो है लास्ट डेट है फॉर विड्रॉल। और इसीलिए ये कोशिश जारी है उनकी कि ये 30-35 को 3 या 4 कर दें या 1 कैसे कर दें, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि शिंदे भी बहुत अलर्ट हो गए हैं। शिंदे इस ढंग से अलर्ट हो गए हैं कि पोस्ट इलेक्शंस उनके साथ बीजेपी खेल कर सकती है, उसको नचा सकती है। इसके लिए शिंदे बोइंग डाउन जिसको कहते हैं, बो डाउन, वो होने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे तरफ अजित पवार ने मतलब ऐसा खेल कर दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी का चेहरा जो है, वो चेहरा जो है दोहरा चेहरा एक्सपोज हो गया। हम सब जानते हैं कि लोकसभा के बाद आरएसएस ने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर अजित पवार पर ठिकरा उन्होंने फोड़ा था कि ये भ्रष्ट नेता लोग बीजेपी के साथ आए हैं या बीजेपी ने उनको साथ में लिया है, इसलिए लोग नाराज हुए हैं, इनको दूर करिए। लेकिन हालत क्या बनी? हालत ये बनी कि अजित पवार ने 52 सीटें ले ली और बीजेपी शांत है। और मजे की बात यह है कि अजित पवार के 2 उम्मीदवार, एक नवाब मलिक अंदाजा नहीं लगाया गया था किसी ने कि नवाब मलिक फॉर्म भर देंगे, और नवाब मलिक ने फॉर्म भी भरा और अजित पवार ने एबी फॉर्म भी दिया। और दूसरे तरफ मुंबई में एक सीट जो छगन भुजबल जो है उनके भाई का लड़का, जो एनसीपी अजित पवार मुंबई के प्रेसिडेंट थे, उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बगावत कर दिया। और वो बगावत कर देने से अजित पवार कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। अभी तक अजित पवार ने कोई स्टेटमेंट नहीं किया कि हम भुजबल को समझाएंगे। कहीं ना कहीं अजित पवार, क्योंकि वो अजित पवार को सीट गई नहीं है, तो ये जो खेल 2 बड़े अजित पवार ने किया, बीजेपी सकते में है। पुट टुगेदर जिसको अपन कहेंगे, मैं मुद्दों पे इसलिए नहीं आ रहा हूं कि इसके पहले भी बातचीत हुई है, क्योंकि सिर्फ एक लाड़की बहना के नाम पर बीजेपी चुनाव अगर जीतने का सपना देख रही है तो ये एक दिन में देखने वाला सपना है, क्योंकि महाराष्ट्र की बहनें इतनी मूर्ख नहीं है कि 2 महीने पहले उनके ऊपर इतना लाड़ आ जाए, ये नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र आज आफ्टर यूपी आई थिंक सबसे ज्यादा महिलाएं लापता, सबसे ज्यादा महिला लापता, महिला लड़कियां वो महाराष्ट्र है। तो एक तरफ लाड़की बहनें कहाँ गुमशुदा हो गई इसका पता सरकार नहीं लगा रही है, और दूसरे तरफ ये जो आंसू जो बहा रही है
बहनों के प्रति का जो प्यार है ये ज्यादा दिन चलना नहीं है। और सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर रोक भी लगाया है ये महीने के ऊपर, इसके लिए एडवांस में ही दे दिए। बट अंडरवर्ल्ड का जो मसला बना और लॉरेंस बिश्नोई का जो मसला बना और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक नया खौफ का और लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला बना दिया है। और सरकार में शामिल पार्टी के बड़े लीडर को जो सरकार बचा नहीं पाई, उससे ये पूरा जो माहौल है वो माहौल में लाड़की बहना योजना दब गई, एकदम दब गई। तो इसीलिए ये कोई सवाल नहीं बनने जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि एन कैन प्रकारे महायुति में वो सबसे बड़ी ज्यादा से ज्यादा सीट ला ले, इसके लिए वो प्रयास कर रही है। बट एक बात बता दूं, महाराष्ट्र इज नॉट हरियाणा। यहाँ मतलब तीन पार्टियां, मतलब अपोजिशन की खास करके तीन पार्टियां, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार एनसीपी, ये तीनों मजबूत पार्टियां हैं, इनके अपने कैडर्स है, इनकी भी घुसपैठ ब्यूरोक्रेसी में है। तो इसके लिए मशीनरी को जिसको कहेंगे, इलेक्शन मशीनरी को इतने आसानी से मैनेज कर लेना संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। इसके लिए चुनाव बहुत फेयर इलेक्शंस होंगे, इसमें कोई ये नहीं। और बीजेपी महायुति के लिए ये चुनाव बहुत भारी जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी जो है इतने, हम मराठी में उसको बंडखोर कहते हैं, विद्रोह का सामना वो कर रही है। कार्यकर्ताओं को समझाने में समय जा रहा है। मतलब देवेंद्र फडणवीस जिस शहर से आते हैं, इस शहर में 3 सीटें तो आखिरी दिन उनको ऐलान करना पड़ा, उनके 99 में नहीं थे और आखिरी में मतलब 28 को उन्होंने ऐलान किया। मतलब ये हालत थी। और पहली बार हम लोगों ने देखा है नागपुर में, ये तो संघ का गढ़ है, बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी, बहुत पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी संघ के हेडक्वार्टर में इस वक्त लोग सड़कों पे उतरे, नारे लगाए पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। तो बीजेपी का जो घर है इस वक्त, ऑल इज नॉट वेल। महायुति में भी ऑल इज नॉट वेल। महाविकास आघाड़ी में 4-5 सीटों में चल रहा है खींचतान, लेकिन महायुति में करीब 30 से 35 सीटें हैं। इट्स अ बिग नंबर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और बीजेपी ये चाहती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, इसीलिए अगर हम तमाम पार्टियों में देखें तो सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ भी रही है। और ऐसे में जितने भी सर्वेज अब तक आए हैं, आप कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर जितने भी अब तक सर्वेज आए हैं वो तमाम सर्वेज महाविकास आघाड़ी को आगे दिखा रहे हैं। भले ही वो बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिखा रहे हो, लेकिन उसमें हमें ये भी देखना चाहिए, उसमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 102 पर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और वहीं 150 से ज्यादा पर बीजेपी लड़ रही है। तो ये डिफरेंस भी देखा जाना चाहिए जब आप ये मार्जिन दे रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है कि तमाम तरह के का वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद महाविकास आघाड़ी को जिस तरह की उसकी शिकायतें हैं फिलहाल देखा जाए, और पार्टियां जिस तरह से टूटी, चाहे वो हम अजीत पवार की पार्टी की बात करें, चाहे हम एनसीपी की बात करें जो अजीत पवार और शरद पवार में टूट गई, या फिर शिवसेना की हम बात करें, तो ये तमाम चीजें भी बहुत ज्यादा लोगों को के दहन में घर कर रही हैं। और क्या गिरीश जी, जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है कि ये गद्दार एक तरह से गठबंधन है, क्योंकि इसमें 2 ऐसे पार्टियां हैं जो गद्दार हैं, जिन्होंने गद्दारी की अपनी ही पार्टी से, क्या ये सेंटिमेंट आपको लग रहा है अभी भी काम कर रहा है? और ये जो एक तरह से लोगों के, जनता के जहन में जो ये बात आ गई है, एक तरह से थोड़े वो डिप्रेस्ड और मायूस भी हो गए हैं कि भाई होगा तो वही जो बीजेपी चाहेगी। इस डाउट को आप कैसे क्लियर करेंगे इन लोगों के?
उर्मा जी देखिए, पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन ही महाराष्ट्र का अलग है। और गद्दार मतलब ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि जब आपको एकनाथ शिंदे को तोड़ के सीएम ही बनाना था तो फिर उद्धव ठाकरे से आपको क्या दिक्कत थी? आपने तो वहां पे अपना सीएम बिठाना नहीं था। और वो कैडर जो था, महाराष्ट्र कैडर में जितनी ब्राह्मण लॉबी भी है, वो भी इस बात से बुरा मान रही थी कि जब फडणवीस को आपने हटा के चीफ मिनिस्टर में से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो इसका मतलब लोकल लेवल पे ये है कि आप लोगों का कुछ दिल्ली में चलता तो है नहीं, तो आप किस चीज की लीडरी कर रहे हो? ये एक वहां से मैसेज गया है। और महाराष्ट्र का अगर आप कास्ट वाइज लॉजिस्टिक्स देखें तो हरियाणा, गुजरात ऐसे नहीं है कि भाई एक ही कौम की वहां पे मोनोपोली है। अब डिफरेंस क्या है कि साउथ और राजस्थान की लॉबी जो महाराष्ट्र में है वो ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी की है। लेबर कम्युनिटी जो है वो मराठा सेंटिमेंट के बाहर कहीं नहीं जाएगी। और फिर जरांगे ने जो गेम करा है, मराठा सेंटिमेंट्स भी एक तरफ हो गया, उसका इन लोगों ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है, तो वो भी एक लटकता हुआ मुद्दा है। और फिर आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? मैं अभी भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को थोड़ा बड़ा डर के बोल रहा हूं, क्योंकि ये शरद पवार की अगर ये गेम है पॉलिटिकल, आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर दोनों का पर इसमें सिनरी में से निकाल दीजिए एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, तो ये लोग 288 सीट पे खड़े रहते, मैनिपुलेशन करते और आराम से अपनी मेजोरिटी कर लेते। ये इसी चीज का तो डर था। तो ये बिल्कुल अच्छा हुआ कि इन लोगों ने जाके इनकी आधी सीटें तो वैसे ही काट दी। तो अभी अगर जितनी भाजपा पूरी सीटों पे खड़ी है, जीत भी जाती है, देन दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो मैं कई बार लाइव मीडिया में बोलता था कि हमारे स्कूल में जो बदमाश बच्चे होते थे ना, वो पहले अपना टिफिन छुपा देते थे, अड़ोस पड़ोस का खा लेते थे, बाद में आराम से अपना खाते थे। ये दोनों उसका टिफिन खाने गए थे भाजपा का, और उन्होंने खा लिया है। यही पोजीशन इनकी बिहार में भी हुई है। मतलब आपकी बेसिक सीट ही कम कर दी है। और यहां पे देखिएगा तो शरद पवार ने जो गेम करी थी, इन्होंने एक बार आपको डेमो दिखाया था कि भाई अजीत पवार जाता है, आपकी गवर्नमेंट बनवाता है, फिर शाम को वापस आ जाता है। तो बार बार आपको एक ही चीज करने का शौक क्यों था? लेकिन ये इतने सत्ता के मोह में अंधे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बार गलती नहीं होगी। और आप वैसे देखिए तो इंटरनल मैसेज ऐसे था कि फडणवीस की इस चाल से, क्योंकि इतना सारा गिमिक्स जो तुमने किया वो भी तो आपकी बदनामी थी। आप गोवा ले जा रहे हो, महाराष्ट्र ले आ रहे हो, फिर आसाम लेके जा रहे हो। तो दीज थिंग्स डोंट गो वेल विद द पब्लिक। और जो लेबर क्लास है उसको एक चीज बहुत नड़ गई है कि आपने सारे इन्वेस्टमेंट उठा उठा के गुजरात में लेके गए। आप शेयर मार्केट ले जाने की कोशिश कर रहे हो, आप फिल्म इंडस्ट्री ले जाने की कोशिश करते थे यूपी में। तो ये जो सारा ग्राउंड पर मैसेज है ये उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। और ये लाडली बहना की जो बात करी जैसे आनंद साहब ने, तो दूसरे या तीसरे दिन पे ही सुप्रिया ताई ने पब्लिक की बड़ी रैली में बोल दिया था कि भाई जो आपके हस्बैंड की इज्जत नहीं करता है, लेकिन आपको बहना बोल के आपको 5,000 देता है, आपके बच्चों के लिए नौकरियां नहीं देता है, तो क्या ऐसे आप आदमी को वोट दोगे जो ना आपके हस्बैंड की इज्जत करता है ना आपके बच्चों को नौकरी दे सकता है? तो उन्होंने वो सेंटिमेंट को भी काफी हद तक डैमेज कर दिया है। तो दिस नैरेटिव्स विल गो ऑन। लेकिन बिल्कुल महाराष्ट्र रूरल और अर्बन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बॉम्बे मेन हार्ट में आप देख लीजिए कि इनको कैंडिडेट ढूंढना भारी पड़ रहा है, क्योंकि लोकल सर्वे उनको बता रहा है। और ऊपर से सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस क्या होता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी में अगर कोई स्टालवर्ट लीडर माना जाता था, होनेस्ट, अपराइट और काम करने वाला, दैट वाज गडकरी। अब नितिन गडकरी को जो ये बार बार उसको ये पुशिंग बिहाइंड द वॉल कर रहे हैं, ये मैसेज भी वहां पे लोकल में अच्छा नहीं गया है कि भाई ये तो किसी मराठाओं की इज्जत ही नहीं करना जानते। इन्होंने शरद पवार से धोखा कर दिया, इन्होंने आदित्य से ठोकरा, सबसे इन्होंने। और आप देखिए वो जो उसका केस हुआ था सुशांत सिंह का, उसमें बाकायदा रिपोर्ट्स थी क्राइम डिपार्टमेंट से कि भाई आदित्य ठाकरे वहां पर कहीं गया नहीं, लेकिन ये उसको इंडेक्ट करने की कितनी कोशिश कर रहे थे। इन्होंने काफी बड़े, मतलब जो इनका क्रिमिनल अप्रोच है, और वो अभी आपको प्रूव होके दिख रहा है लॉरेंस के मैटर से कि ये किसी भी हद तक जाके क्राइम का भी सपोर्ट ले सकते हैं अपने आप को बड़ा पिक्चर दिखाने के लिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से इट इज टू लेट, और पब्लिक शायद ज्यादा जागरूक हो गई। और वी शुड थैंक द सोशल मीडिया के वो 24 घंटे में उनकी असलियत खोल के फैक्ट चेक करवा के दे देती है। तो लोकल में भी मैसेज है, एजुकेटेड में भी है, और बॉम्बे में जो इन्वेस्टमेंट गया है और जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है इसका कोई तोड़ नहीं है। डेफिनेटली इसमें इनकी परेशानी होगी। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जब मराठा सेंटिमेंट की बात आती है तो वो
तमाम अक्रॉस द रिलीजन और तमाम जातियों में वो एक साथ जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें आप ना तो रिलीजन ना ही जातियों में इसको बांट सकते हैं। जब मराठा सेंटिमेंट जो है जब उसकी बात की जाती है और खास तौर पर गुजराती लॉबी के सामने मराठी अस्मिता, इसको अगर कोई सबसे अच्छे से कोई बुला सकता है तो उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है बहुत अच्छे से माहिर हैं। और यही बात लगातार कही जा रही है, खासतौर पर अभी हाल ही में एयरबस का जो मामला आया उसके बाद अभी भी आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म दिवस था उसके मौके पर जिस तरह की बातें नरेंद्र मोदी ने की और जहां जाकर की महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन लगा ऐसा कि थोड़े डरे हुए नजर आए। जो भी बातें कर रहे थे छू छू के निकल रहे थे, लेकिन बहुत कुछ दृढ़ता से कहते हुए नजर आ रहे हो या राजनीतिक टोन सेट करते हुए नजर आ रहे हो वो भी नजर नहीं आया। जम्मू आनंद जी, आपने देखा होगा कि विविधता में एकता की बात करते हुए नजर आए, कह रहे हैं कि सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे कटेंगे से एक और नेक पर बात करते हुए नजर आए, विविधता के गीत गाते हुए नजर आए और लोगों को कहा कि भाई हमने तो ऐसा जमाना देखा है जब लोग इस तरह से विविधता के जो है वो गाने गाया करते थे, एकता में विविधता में एकता की बात जो है वो किया करते थे। और शायद उस वक्त जब ये कह रहे होंगे तो शायद ये भूल गए थे कि 80-20 की बात कितने की थी, घुसपैठियों की बात कौन करता है, कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है, हिंदुओं के नाम पर एकजुट करने की बात कौन करता है, जब भी जातिगत जनगणना की बात हो तो उसे जातियों में बांटने की बात कौन करता है, 400 सीटें दे दो क्योंकि संविधान बदलना है, इसकी बात कौन करता है। ये तमाम बातें शायद वो ये कहना भूल जाते हैं। क्या आपको लगा कि मोदी जी ने कोई राजनीतिक टोन सेट की या आपको लग रहा है कि अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ये है कि कैसे बागियों को मना लिया जाए और फिर उसके बाद जब वो चुनावी कैंपेन 5 तारीख से शायद वो अपनी शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर वहां पर किन मुद्दों को उठाया जा रहा है और किस तरह की राजनीतिक टोन वो सेट करने जा रहे हैं। देखिए बुशरा जी, इसको समझना है तो आरएसएस को समझना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि आरएसएस एक ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां एक ही वस्तु के अलग अलग ब्रांड होंगे। जिस साबुन खरीदना है तो उसके 50 ब्रांड होंगे, जिसको जो ब्रांड खरीदना है। आप देखेंगे कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, बुनियादी तौर पर तो स्वयंसेवक है। अब नरेंद्र मोदी आके कितनी भी एकता की बात करे तो वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में का एक स्टोर है जो एकता की बात कर रहा है। दूसरा स्टोर है बटेंगे तो कटेंगे। तीसरा स्टोर है आरएसएस की एंडोर्स करता है कि भाई हिंदुओं को इकट्ठे रहने चाहिए। चौथा स्टोर है इंद्रेश कुमार का, उन्होंने कहा है कि वक्फ जो है ये माफियों का अड्डा है, और तीसरे दिन जाके अजमेर में चादर चढ़ाए। चौथा स्टोर इनका ये है कि भी मदरसा ये टेररिज्म सिखाने का स्कूल है। आठवां स्टोर है कि महाराष्ट्र में चुनाव के पहले मदरसा के जो शिक्षक है, टीचर, उनकी तनख्वाह 10,000 से बढ़ा दिए। मतलब जहां टेररिज्म की शिक्षा दी जा रही है उस टीचर को डिसमिस करने के बजाय, जेल में डालने के बजाय उनकी पगार बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफ आरएसएस। लेकिन ये सारे स्टोर में सिर्फ एक स्टोर होता है जो ऐसा लगता है कि अच्छी बात कर रहा है, जैसे कि एकता की बात, लेकिन बाकी जो सारे स्टोर है वो नफरत की बात, बदनामी की बात, पोलराइजेशन की बात ही करते रहेंगे। इसके लिए बंबई में जब होर्डिंग लग गए बटेंगे तो कटेंगे, तो प्रधानमंत्री जी आप बंबई में जाने के बाद आपने एकता की बात कर दी, लेकिन वो बोर्ड होर्डिंग हटाने की बात नहीं की। आपने ये नहीं कहा कि ये बटने की बात और कटने की बात गलत हो रही है मेरे देश में, आपने ये नहीं कहा। आपने डिपार्टमेंटल स्टोर में एक नया और स्टोर खोला जो एक भोंपू कह रहा है कि एकता की बात करें। तो लोग तो फिर इतने मूर्ख नहीं है महाराष्ट्र के। तो इसलिए ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि भाई तुम अपनी डफली बजाओ, तुम अपनी डफली बजाओ, मैं भी थोड़ी सी अपनी डफली बजा दूंगा। और वो हिंदी पिक्चर के मुताबिक हर जो दर्शक होता है उसको कोई ना कोई एक डायलॉग अच्छा लगता ही है, तो कुछ लोगों को ये डायलॉग अच्छा लगेगा। ओवरऑल जो दिशा है
वो दिशा ये है कि बीजेपी आफ्टर लूजिंग लोकसभा वो कोर हेट्रेड पॉलिटिक्स पे आ गई है। और इसीलिए आरएसएस ने, जो आरएसएस 3 महीने पहले मोदी को नसीहत देने की बात कर रही थी, अखबार में, कमर्शियल मीडिया में यही चर्चा चल रही थी ना कि देखो आरएसएस कितनी खफा है। और हम तो कहते थे उस वक्त भी कि कोई खफा उफा नहीं है, ड्रामा है। अपोजिशन के स्पेस में आरएसएस भी अपना स्पेस बनाना चाह रही थी, जिससे जिससे ये लगे कि नहीं नहीं, हम भी थे उस समय, जो गलतियां हो रही थी मोदी की उसको गलती कहने के लिए। तो अल्टीमेटली आरएसएस, बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अब हम पीछे हट रहे हैं, और पीछे जब हट रहे हैं तो कम से कम हमारा जो कोर वोट जो है बैंक, उस पे सेंध न लग जाए। वो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। जी, बिल्कुल। और ये लड़ाई कितनी कामयाब हो पाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इससे जुड़ा मेरा एक और छोटा-सा सवाल, वक़्त की कमी है इसलिए आप ही से जम्मू जी, तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह का संवाद कर रहे हैं, दिवाली पर जो व्हाइट पेंट का जो पुताई करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनके साथ जाकर वो पुताई करते हुए नज़र आते हैं, और वो ड्रामा वाला नहीं, जैसे मेट्रो में जाकर 2-3 लोग अपने अगल-बगल बिठाकर ड्रामा किया जाता है, वो वाला नहीं, जो राहुल गांधी जैसे संवाद करते हैं कि उनकी आंख में वो जा रहा है, हाथ पूरे उनके सने हुए हैं। कभी वो दिवाली से पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई दिए आप बनाते हैं तो कितनी कमाई होती है, क्या दिक्कतें आपको आती हैं। ये तमाम चीज़ें एक पैरेलल संवाद उनका चल रहा है, एक तरह से कंटेंट क्रिएटर वो ये बन गए हैं। इसका असर आप कितना होते हुए देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में राहुल फैक्टर इम्पोर्टेंट है, या आपको लगता है कि वहां पर जो लोकल फैक्टर है, जो चेहरे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये तो देखिए, राहुल फैक्टर तो भारत जोड़ो की यात्रा महाराष्ट्र से काफी लंबी निकली थी। और जिसको हम कहते हैं ना कि कांग्रेस जो है वापस बाउंस बैक कर ली है, और खास करके जो विदर्भ का इलाका है, जो कांग्रेस का गढ़ था, ये सब जो वापस जो आया है, उसमें बुनियादी तौर पर राहुल गांधी की भूमिका निर्णायक रही है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और न्याय यात्रा का भी समापन मुंबई में हुआ था, तो इसलिए वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन एक बात मैं इसमें रेखांकित करना चाह रहा हूं कि जब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भाई क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, कि बिना मतलब किसी प्रकार की रोक ठोक के पूरी लूट जो देश में मची है, ऐसा पूंजीवाद, और दूसरी तरफ नफरत की राजनीति, उसमें ये जो मेहनत करने वाला जो मेजॉरिटी तबका है देश का, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एंड समहाउ राहुल गांधी ने ये जो मेहनत करने वाला जो तबका है, जो खेती में काम करने वाला किसान, खेत मजदूर हो, चाहे जूते चप्पल बनाने वाले हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे दिए बनाने वाले हो, समहाउ राहुल गांधी ने इस बात को ध्यान में रखा कि इस पूरे देश जो है, ये देश कोई अंबानी और अडानी और मोदी और अमित शाह नहीं है। ये देश बुनियादी तौर पर यही वो मेहनत का समाज है जिनके वजह से ये देश चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी नैरेटिव में, पूरे डिस्कशन में, पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी ने ये मेहनत कश तबके को एक तरफ से किरदार के रूप में लाया है सामने। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ये जो कनेक्ट है राहुल गांधी का और आम आदमी का, ये कनेक्ट जो है वो ड्रामेटिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इमोटिव है। जी, बिल्कुल। और यही फ़र्क है जब मोदी जी राहुल गांधी बनने की कोशिश करते हैं, और जब वो उसी तरह से संवाद करने की कोशिश करते हैं नहीं, किसी उसमें एक बच्चे चीज जोड़ के। दो, जब मोदी करते हैं तो एक फिल्म के अंदर जो किरदार, जैसा कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लाखों का सूट पहनकर मैं झाड़ू हाथ में ले लूं, तो और राहुल गांधी ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि अपने आप को जो भी वो है, उनकी वो टी शर्ट हो या वो पैंट हो, पैंट में एक हाथ रहता है जेब में, मतलब कहीं भी अपने आप को
क्या कहें, तैयार करके लोगों से बात कर रहे हैं, ये ना करते हुए राहुल गांधी ने ये जो मैसेज दिया वो ज्यादा लाउड है, और लोग ये समझते हैं कि मोदी ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, लास्ट कमेंट गिरीश जी आपसे, आप इस बात में कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि राहुल फैक्टर महाराष्ट्र में काम करेगा? क्योंकि जैसे राइटली जम्मू जी जस्ट सेड कि वहाँ पर समापन उन्होंने किया था और हमने ये देखा भी कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी थी, लेकिन सवाल ये है कि वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी, राहुल फैक्टर कितना काम करेगा, या फिर राहुल का शरद पवार और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे के साथ होना, और खासतौर पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी यंग हम कह सकते हैं, उनके साथ आदित्य ठाकरे भी हो सकते हैं, वो जब मंचों पर नजर आएंगे या प्रियंका गांधी भी साथ में होंगी, तो आपको लगता है कि थोड़ा नजारा अलग देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको मोदी फैक्टर और फडणवीस और ये सब फैक्टर आपको लगते हैं ये भी काफी कारगर हो सकते हैं? इन फ्यू वर्ड्स व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? नहीं बुल्ला जी, देखिए जो गुड्स डिलीवर करके तो 2.5 साल ये महायुत इन्होंने दिखाया है, महाविकास अघाड़ी ने। जब ये लोग साथ में थे तभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, काम भी हो रहा था, और कोरोना में जो इन्होंने हैंडल किया था दैट हैज बीन अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड, कि उन्होंने जो करके दिखाया था। अब वही धीरे धीरे जो बातें बाहर आ रही है कि भाई उस वक्त उद्धव ठाकरे ने खुद अप्रिशिएट किया था कि मस्जिद के अंदर ओपन स्पेस में जो हम लोगों ने हॉस्पिटल कन्वर्ट करवी थी, तो वी आर थैंकफुल टू देम। तो ऐसा नहीं है, तो वो हार्ड हिंदुत्व को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें आपको एक बात ऐड कर दूं कि आप अभी थोड़ा 10-15 दिन तक मोदी जी को बड़ा ही एकता की बात करते हुए दिखेंगे, सॉफ्टनेस दिखेंगे। जैसे कल गुजरात में भी इन्होंने बताया कि भाई हमने जो आधार, ये जो हमने कार्ड निकाला है आयुष्मान, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, सबको इसमें एडवांटेज मिलता है। हमने जो एजुकेशन की बात करी, हमने जो रोड बनाया, उसका रीजन मैं आपको बता दूं, 18 और 19 नवंबर को ब्राजील में G20 की मीटिंग है। अब G20 में जो फर्स्ट एजेंडा है दैट इज सोशल इनकल्शन। तो आपने सोशल इनकल्शन कैसे किया हुआ है? फाइट अगेंस्ट हंगर। इसमें सारे इंडेक्स में हम लोग बैकवर्ड में हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है कि जो कंट्रीज को उसी के सामने आप जा रहे हो, दैट इज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, रशिया तो ठीक है हमारे साथ आ जाएगा, सऊदी अरेबिया है, टर्की है। और इसमें बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो गेस्ट इनवाइट किए गए उसमें सिंगापुर एंड यूएई इज आल्सो इनवाइटेड। तो आप समझ लीजिएगा कि जो अभी बैकड्रॉप आपका, अभी आप वहां पे अगर आप सोशल इनकल्शन की बात नहीं कर पाते हो तो 100% वहां पे आपको थोड़ी सी नामोशी होगी। तो ये 2 दिन से जो स्टैंड चेंज हुआ है, मैं समझता हूं तो ये G20 की मीटिंग के जाने के पहले मोदी जी अभी बहुत जोर शोर से एकता की बात करेंगे, सब लोगों के प्रोग्रेस की बात करेंगे, हम लोगों ने कितना अच्छे अच्छे काम किए वो बताएंगे। तो ये कंपल्सन इनके सर पे आया हुआ है, दैट इज द चेंज ऑफ द नेचर। इनको इलेक्शन से अभी कोई ज्यादा इतना प्रेशर नहीं है जितना उनको G20 की मीटिंग अटेंड करने का प्रेशर है। जी जी बिल्कुल। तो इंटरनेशनली इमेज उनकी कहीं ख़राब ना हो, इसका भी बहुत ख़्याल है, क्योंकि वहाँ पर तो फिर डेमोक्रेसी की बात होती है, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, इंस्टीट्यूशंस को दी गई आज़ादी की बात होती है, जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को दी गई आज़ादी की बात होती है, वहाँ तो गांधी के सिद्धांतों की बात होती है। तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ तो उन्हें करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, जम्मू जी आपका भी और गिरीश जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।